दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दो देशों के बीच के युद्ध में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है जो किसी भी देश को जीत दिला सकती है? बड़ी सेना, टैंक्स या फिर बॉम्ब्स या फिर फाइटर प्लेन्स? आपके दिमाग में यही सब आया होगा, है ना? पर जरा गौर से सुनो, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इन चीजों से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज होती है जो हर वॉर में सबसे ज्यादा मायने रखती है, और वो चीज है इंफॉर्मेशन। अब अगर आपको पता ही ना हो कि आपके दुश्मन कहाँ हैं या उनके मेन हथियार या हवाई अड्डे कहाँ पर स्थित है, तो आप कहीं से भी हमला कर ले वो आपको रोक ही लेंगे। इसलिए हर युद्ध में इंफॉर्मेशन से बढ़कर और कोई भी चीज नहीं होती है, और बिल्कुल इसी तरह फिजिक्स और साइंस में भी इंफॉर्मेशन से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। आपके सभी सवालों के जवाब इस यूनिवर्स में ही मौजूद है, बस सही इंफॉर्मेशन को ढूंढने की देरी है। लेकिन यार, अब जैसे हर सीधी लकीर खींचते वक्त कुछ ना कुछ टेढ़ा हो ही जाता है, वैसे ही फिजिक्स और साइंस में भी ब्लैक होल नाम की चीज है जो बहुत ही टेढ़ी चीज है। ब्लैक होल के बाहरी सरफेस को इवेंट होराइजन कहा जाता है, और अगर कोई मैटर या रेडिएशन इसके अंदर गिर जाए तो वो कभी भी बाहर नहीं आ सकता। तो क्या इसका मतलब किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन अगर ब्लैक होल के अंदर गिर जाए तो बाहर नहीं आ सकता? वेल, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को इस ब्रह्मांड में क्रिएट नहीं किया जा सकता और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि सारी इंफॉर्मेशन मैटर के रूप में यहाँ इसी यूनिवर्स में मौजूद है। लेकिन यार, ब्लैक होल के अंदर गिरने के बाद ये इंफॉर्मेशन कहीं गायब यानी कि नष्ट कैसे हो सकता है? वेल, यहीं से खड़ा होता है एक पैराडॉक्स जिसे कहा जाता है द ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। पर यार, आखिर ये ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स है क्या, और कैसे थ्योरिस्ट ने इस पैराडॉक्स का फाइनली एक सॉल्यूशन प्रपोज कर लिया है? वेल, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, तो बस बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक, और चलिए जानते हैं ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स के सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों, हमारा ये ब्रह्मांड इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा पसंद करता है, या यूं कहिए कि हम ह्यूमंस को इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पसंद है, और शायद यूनिवर्स भी हमारी इस फीलिंग को पहचानती है। अब यार देखो, हमारी ये जो यूनिवर्स है ना, इसे नए तरह की किसी भी इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना अच्छा नहीं लगता। इसके साथ ही उसे पुराने किसी इंफॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय करना भी पसंद नहीं है। यहाँ तक कि पसंद वर्ड को जो मैंने यूज किया है, ये बहुत ही कमजोर वर्ड है। अब जहाँ तक कि हमें पता है कि इंफॉर्मेशन को ना ही बनाया जाता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है, इंफॉर्मेशन तो बस हमारी दुनिया में बनी रहती है। अब सबसे पहले तो यार, आपको ये समझना होगा कि मैं यहाँ इंफॉर्मेशन वर्ड से कहना क्या जा रहा हूँ, और आखिर क्यों इस इंफॉर्मेशन को बचा के रखना इतना ज्यादा जरूरी है। वेल दोस्तों, फिजिक्स एक निर्धारित चीज है, और ये निर्धारितता ही फिजिक्स पर राज करती है। हम फिजिक्स के लॉज के हेल्प से किसी भी सिस्टम के फ्यूचर बिहेवियर के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ तक कि ये कहना गलत नहीं होगा कि फिजिक्स सब्जेक्ट का पॉइंट ही यही है। अब चाहे कोई ऐसा सिंपल पार्टिकल हो जो कि किसी बॉक्स में पड़ा हुआ हो, या फिर किसी तरह का कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन, या हमारा पूरा ब्रह्मांड ही क्यों ना हो, फिजिक्स की निर्धारित जानकारी ही हमें मदद करती है सॉलिड और विश्वसनीय अनुमान लगाने के लिए, और यही चीज हमें प्रेजेंट से फ्यूचर में लेकर जाती है, और इसी टेक्निक से हम अपने भूतकाल के बारे में भी जान सकते हैं। अब अगर दोस्तों हम किसी भी एक सिस्टम की पूरी जानकारी यानी कि उसके पूरे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने में सफल हो जाए, तो जो लॉज ऑफ फिजिक्स उसका फ्यूचर बताती है ना, वही लॉज उसके पास्ट यानी कि भूतकाल को भी बताने में मदद करेंगे। अब मैं अगर बहुत ही सिंपल एग्जांपल से कहूँ कि अगर हम अपने अर्थ पर होने वाले सभी फिजिकल, केमिकल, मैथमेटिकल लॉज और रिएक्शंस की जानकारी ले ले, तो अर्थ के फ्यूचर के साथ साथ उसके पास्ट के बारे में भी जान जाएंगे। और फ्यूचर और पास्ट के बीच की ये रिवर्सिबिलिटी की वजह से ही ह्यूमंस ने ये तो प्रेडिक्ट किया है कि इंफॉर्मेशन एक्चुअल में संरक्षित रहती है। अब अगर मैं किसी एक सिस्टम की हर चीज जान जाऊं, जैसे कि उसकी पोजीशन, वेलोसिटी, स्पिन, इलेक्ट्रिक चार्ज और बाकी दूसरी चीजें, तो लॉज ऑफ फिजिक्स मुझे बताएगी कि वो सिस्टम पास्ट और फ्यूचर में कैसे बिहेव करती थी या फिर कैसे बिहेव करेगी। तो अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि फिजिक्स क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए। इसीलिए किसी भी चीज की रॉ इंफॉर्मेशन यानी कि उस चीज के बारे में जो कुछ भी है वो सब टाइम के साथ संरक्षित रहता है। ये बस अलग अलग तरीके से रीअरेंज होता रहता है, और इसे ना ही बनाया जाता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है।
अब दोस्तों, अगर ये बात सच है कि इंफॉर्मेशन कहीं डिस्ट्रॉय नहीं होती है, तो ब्लैक होल्स के केस में भी ये सच्ची होनी चाहिए, है ना। ब्लैक होल्स में इंफॉर्मेशन की बिगिनिंग की प्रोसेस तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि चीजें अपनी इंफॉर्मेशन के साथ ब्लैक होल्स के अंदर आराम से गिर जाती है। अब किसी बाहरी ऑब्जर्वर के नजरिए से देखें तो कोई भी चीज ब्लैक होल के अंदर ऐसे डायरेक्टली नहीं गिरती। हम अगर इसे देखें तो ऑब्जर्व करेंगे कि वो चीज बस ब्लैक होल के सरफेस से जाकर चिपक गए हैं। नाउ ऑब्वियसली ये इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सिर्फ इस इमेजिनेशन से आप हमारी करंट प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। तो यार, एक तरह से ये सिचुएशन इंफॉर्मेशन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमने पहले ही ये बात स्थापित कर दी है कि इंफॉर्मेशन को ना ही क्रिएट किया जाता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन जब ये ब्लैक होल्स इवेपोरेट हो जाते हैं तब एक छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जैसा कि सर स्टीफन हॉकिंग ने साल 1970s में डिस्कवर किया था कि ब्लैक होल्स पूरी तरह से ब्लैक नहीं होते हैं, वो बहुत ही कम अमाउंट में ग्लो करते हैं। इस ग्लो में से निकलने वाले रेडिएशन को हॉकिंग रेडिएशन नाम दिया गया है और ये पूरी तरह से थर्मल रेडिएशन है, यानी कि ये बिल्कुल किसी आम हीट की तरह ही है जो कि मेरे और आपके बॉडी से भी रिलीज होती है। इसका मतलब यह है कि कितना रेडिएशन और कितने टेम्परेचर का रेडिएशन रिलीज होता है वो ब्लैक होल्स के मास, स्पिन और चार्ज पर डिपेंड करेगा। अब कोई भी दूसरी बाहर की चीज, चाहे वो मैटर हो, बुक हो या फिर स्पेसशिप, कोई भी चीज हॉकिंग रेडिएशन को चेंज नहीं करेगी। अब जो इंफॉर्मेशन ब्लैक होल के सरफेस पर गिरी है वो आराम से वहीं पर रहेगा और हॉकिंग रेडिएशन को भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। लेकिन ब्लैक होल की एक खास चीज ये है कि जैसे जैसे ये हॉकिंग रेडिएशन प्रोड्यूस करता है वैसे वैसे ये एनर्जी को कुछ अमाउंट में लूज करता जाता है और इसके साथ ही वो लूज करता है अपने मास को। इसका मतलब यह है कि समय आने पर ब्लैक होल पूरी तरह से इवेपोरेट या फिर गायब भी हो जाएगा। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ब्लैक होल के अंदर से कोई भी चीज एस्केप नहीं कर सकती तो फिर ये ब्लैक होल हॉकिंग रेडिएशन को कैसे एमिट करता है। वेल, मैं यहाँ आपको बता दूं कि हमारा ये जो वैक्यूम स्पेस है ना, ये असल में वैक्यूम नहीं होता है। यहाँ पर अक्सर क्वांटम फ्लक्चुएशंस के कारण वर्चुअल पार्टिकल्स बनते हैं और आपस में टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस प्रोसेस के अनुसार इस यूनिवर्स में हर एक कोने पर क्वांटम लेवल पर पॉजिटिव और नेगेटिव मैटर्स बनते हैं और वो आपस में टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि वो अचानक से एग्जिस्टेंस पर आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन जब यही प्रोसेस किसी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के करीब होता है तब वहां पर कुछ अलग होता है, क्योंकि वहां पर एक पार्टिकल जो कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर है और दूसरा पार्टिकल जो कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बाहर है, ये दोनों आपस में टकराकर खत्म नहीं हो सकते और जो पॉजिटिव वाला वर्चुअल पार्टिकल है वो कोलैप्स ना होने के कारण ब्लैक होल से बाहर चला जाता है और एक रियल पार्टिकल बन जाता है, और जो नेगेटिव वाला पार्टिकल होता है वो ब्लैक होल के अंदर चला जाता है और नेगेटिव मास होने के कारण वो ब्लैक होल के साइज को थोड़ा छोटा कर देता है। और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ब्लैक होल रेडिएशन को एमिट करता है। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से ब्लैक होल के अंदर से जो चीज निकलती है वो असल में एक वर्चुअल पार्टिकल होता है और उसके अंदर गया हुआ इंफॉर्मेशन उससे बाहर नहीं आता है। तो यार, सवाल ये उठता है कि आखिर जो ब्लैक होल इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा था उसके साथ क्या होगा। अगर ये इंफॉर्मेशन हॉकिंग रेडिएशन के रूप में लीक नहीं होती है तो आखिर ये जाती कहाँ है। इसी पैराडॉक्स को द ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहा जाता है। अब दोस्तों, अब तक इस पैराडॉक्स का कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिला है, लेकिन फिर भी सालों से बहुत से थियोरिस्ट इस थियरी के सॉल्यूशंस का अनुमान लगाते रहते हैं। ब्लैक होल्स हमारी दुनिया में मौजूद सबसे अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट है। शायद हो सकता है कि इंफॉर्मेशन सच में किसी तरह से बस संरक्षित हो जाती है। अब ये बोलने में बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें पूरे फिजिक्स को वापस से लिखना पड़ेगा। बाकी अगर किसी भी दूसरी जगह पर जहाँ इंफॉर्मेशन प्रिजर्व होता है वहाँ की फिजिक्स हमारी फिजिक्स से मैच करती है, लेकिन ब्लैक होल के अराउंड ये फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही अलग हो जाती है। इसका मतलब सिर्फ ब्लैक होल के इस स्पेशल केस के लिए हमें पूरे फिजिकल नॉलेज को रीइन्वेंट करना पड़ेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि शायद हॉकिंग रेडिएशन वैसा है ही नहीं जैसा कि हम हमेशा से सोचते आए हैं। शायद हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन ब्लैक होल के सरफेस पर आ जाती है वो किसी तरह से हॉकिंग रेडिएशन की हेल्प से रिलीज हो जाती है। ये थियरी हमारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को तो बचा लेगा, लेकिन फिर भी इसे प्रूव करना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है। हाल फिलहाल में थियरिस्ट्स की बहुत सी टीम मिलकर स्ट्रिंग थियरी के मैथमेटिकल टेक्निक से इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इवेंट होराइजन के पास का स्पेस टाइम हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है।
इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कि वो ऑब्जेक्ट्स को माइक्रोस्कोपिक स्केल पर कर्व या फिर बेंड कर दे। अब इस पे काम करने से दो इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कवर हुई। पहली चीज थी क्वांटम एक्सटर्नल सरफेस, जो इवेंट होराइजन के बिल्कुल नीचे एग्जिस्ट करती है। यह अंदरूनी सरफेस इंफॉर्मेशन की मात्रा को सीमित करता है। शुरुआत में तो ये ज्यादा कुछ नहीं करता, लेकिन जैसे ही एक ब्लैक होल की आधी जिंदगी खत्म हो जाती है, यह इंफॉर्मेशन बाहर भेजने की मात्रा को कम कर देता है। अब दूसरी चीज जो थियरिस्ट्स के कैलकुलेशन ने प्रकट की है वो ये है कि इनमें वर्म होल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, वो भी बहुत सारे। ये वर्म होल्स क्वांटम एक्सटर्नल सोर्सेस को ब्लैक होल के बाहरी हिस्से से कनेक्ट करते हैं, जिससे इंफॉर्मेशन इवेंट होराइजन को बाईपास कर लेता है और हॉकिंग रेडिएशन के रूप में रिलीज हो जाता है। अब इस थियरी की एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि भले ही वैज्ञानिकों ने ये पता लगा लिया है कि ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स का सॉल्यूशन क्या है, लेकिन वे अभी भी ये नहीं बता पाए हैं कि ये चीज एक्चुअल में काम कैसे करती है। हम ऐसे किसी भी प्रोसेस के बारे में नहीं जानते जो ब्लैक होल के अंदर के फॉर्मेशन को हॉकिंग रेडिएशन में कोड करके बाहर भेजता हो। सिंपल भाषा में बोलूं तो फिजिसिस्ट ने एक रोड बना दिया है जिससे इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि उस रोड पर चलने वाले ट्रक्स को कैसे बनाया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ब्लैक होल पूरी तरह से गायब हो जाने के बाद इंफॉर्मेशन किसी बबल जैसी चीज में प्रिजर्व हो जाती हो। यह सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये कैसे होगा ये किसी को भी नहीं पता है। एक और बहुत ही दिलचस्प थियरी ये कहती है कि शायद सारी इंफॉर्मेशन दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है या फिर टाइम में कहीं पीछे की तरफ चली जाती है। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स के लिए सही बैठेगा और क्यों? अपनी अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब जाने से पहले यार मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए जाना कि आखिर उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है जो कि ब्लैक होल का जस्ट ऑपोजिट यानी कि जस्ट उल्टा होता है, और आखिर किस वैज्ञानिक ने उसके बारे में सबसे पहले बताया था? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। देखते हैं किस किस को इसका आंसर पता है। तो दोस्तों, अगर आप नए हो इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।